सो वेलकम बैक गाइस टू स्ट्रीम मोमेंट्स। तो गाइस अभी के लिए बिना किसी टाइम जाए किए सीधा आते हैं आज की वीडियो की तरफ। और जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि अपने शाओयन ने बहुत ज़्यादा इजीली 2 जून क्लास के 9 स्टार का ब्रेक थ्रू कर लिया था उस ब्लड पूल के अंदर जो कि हेवन डीमन पाइथन के जरिए बनाया गया था। अब इसके साथ ही गाइस अपना शाओयन ब्रेक थ्रू करने के बाद कायलिन, लिटिल फेरी डॉक्टर और युनजुन के सामने आ गया था और अभी के लिए वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज भी थे। अब इसके साथ ही शाओयन कहता है कि हमें यहाँ पर ज़्यादा देर टिक कर नहीं रुकना चाहिए और अभी के लिए हमें यहाँ से निकलना चाहिए उस एंशिएंट स्टेज की तरफ, क्योंकि हम पहले ही बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं और बहुत सारे लोग और फैक्शंस वहाँ पर ऑलरेडी ही मौजूद होंगे। अब इसके साथ ही गाइस किंगलिन ये बात सुनने के बाद कहती है कि चलो फिर मेरे इस हेवन डीमन पाइथन के सर पर बैठकर हम यहाँ से निकलते हैं। इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होगी और रास्ते में कोई भी बीस्ट और कोई भी फैक्शन इससे ऑफेंड करने की कोशिश नहीं करेगी और ना ही हमें रोकने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये मैजिकल बीस्ट आपको तो पता है कितना ज़्यादा फिरोशियस है। जो सुनने के बाद शाओयन हैरान भी होता है और खुश भी हो जाता है और कहता है कि ठीक है। जिसके साथ ही शाओयन और बाकी सभी के लोग उस हेवन डीमन पाइथन के ऊपर चढ़ जाते हैं जो 1000 फुट से भी बड़ा था। अभी के लिए गाइस किंगलिन अपनी कमांड में उस हेवन डीमन पाइथन को उस डायरेक्शन में लेकर जाना शुरू हो जाती है जिस डायरेक्शन में एंशिएंट रीजन की वो स्टेज थी। और गाइस अभी के लिए रास्ते में शाओयन की मुलाकात बहुत सारी फैक्शन से होती है। वो फैक्शन जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी लेकिन वो लो प्रोफाइल रखती थी, वो फैक्शन बिल्कुल प्रोफाउंड स्काई सेक्ट से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। मिसाल के तौर पर एक का नाम था क्लाउड विंड सेक्ट और गाइस इसके सिर्फ 3 एल्डर्स यहाँ पर आए थे और ये तीनों के तीनों 2 जून क्लास के 9 स्टार की पीक पर थे और उनमें से तो एक बैंग शेंग लेवल के हाफ स्टेप ही दूर था और ये सिर्फ उस क्लाउड विंड सेक्ट का एक छोटा सा एक सिर्फ एल्डर था। और इस तरह की स्ट्रेंथ प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के ग्रैंड एल्डर की होती है गाइस। बस फर्क इतना था कि ये क्लाउड विंड सेक्ट वाले बहुत ज्यादा लो प्रोफाइल रखते थे और ये शो ऑफ इतनी ज्यादा नहीं करते थे किसी के भी सामने। और अभी के लिए गाइस शाओयन अपने रास्ते में किसी को भी अपना दोस्त नहीं बनाता, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ पर सारी की सारी फैक्शन के जो लोग आए हैं वो सिर्फ बुद्धिस्ट एंशिएंट ट्री के लिए हैं, तो अभी लिए उनका एम एक है, तो शाओयन को जरूरत नहीं किसी से भी मत्था मारने के लिए। अब गाइस शाओयन को उस हेवन डीमन पाइथन पर पूरे 2 दिन गुजर जाते हैं और 2 दिन के बाद गाइस वो एंशिएंट रीजन स्टेज पर पहुंच जाते हैं। और अभी के लिए गाइस वो स्टेज मैं आप लोगों को इसके पीछे का राज बताता हूँ, क्योंकि एंशिएंट टाइम्स के अंदर इस एंशिएंट रीजन स्टेज में बहुत सारे एक्सपर्ट्स उनकी आपस में बैटल हुई थी और ये सारे के सारे एक्सपर्ट्स दाओकी कॉन्टिनेंट के पीक के एक्सपर्ट्स थे और ये सारे के सारे लोग आपस में लड़ के मर गए यहाँ पर। और इनके मर जाने के बाद इनकी बॉडी से जो एनर्जी निकली उसकी वजह से यहाँ पर एक स्ट्रेंज सा प्रेशर क्रिएट हो गया, जिस प्रेशर की वजह से कोई भी मैजिकल बीस्ट इस जगह पर आने की हिम्मत करता ही नहीं था। तो खुद अंदाजा लगा लो कि वो सारे के सारे एक्सपर्ट्स कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। हो सकता है कि वो बैंग शेंग लेवल के एक्सपर्ट्स हो सारे। अब इसके साथ ही गाइस किंगलिन अपने हेवन डीमन पाइथन को अभी के लिए स्टोर कर लेती है अपनी एक इनविजिबल स्पेस में और इसके साथ ही गाइस शाओयन और शाओयन का ग्रुप अभी के लिए खुद उड़ता हुआ उस रीजन की तरफ जा रहा था, क्योंकि वो वहां पर पहुंच गए थे। अब वहां पर बहुत सारे लोग पहले से ही इकट्ठे हुए थे उस बड़ी सी स्टेज के ऊपर। अब इसके साथ ही गाइस बहुत सारे के सारे लोग जो कि एंशिएंट वास्टलैंड स्टेज पर अभी के लिए अपीयर हो चुके थे, उन सभी की बॉडी से बहुत ज्यादा ब्लड अभी के लिए निकल रहा था और ये ब्लड उनका अपना भी नहीं लग रहा था गाइस। और अभी के लिए गाइस वहाँ बड़ी सी एक एनर्जी बैरियर बना हुआ था जिसके इर्द गिर्द बहुत सारे मैजिकल बीस्ट मरे पड़े थे और कुछ उस बैरियर के आर पार आ ही नहीं सकते थे। अब इसके साथ ही गाइस वो सारे के सारे लोगों को देखने के बाद शाओयन कहता है कि कहीं ये लोग अपना ग्रुप बनाकर मैजिकल बीस्ट का हंट तो नहीं करते। अब इसके साथ ही गाइस अपना शाओयन वहाँ पर एक बंदी को ढूंढ रहा था और वो बंदी अभी के लिए गो क्लैन की प्रिंसेस जी जूनियर थी गाइस। और शाओयन अभी के लिए दिल में सोचता है कि जी जूनियर आखिर यहाँ पर क्यों नहीं आई। और गो क्लैन के एटीट्यूड को देखकर तो लगता है कि गो क्लैन इस तरह की बड़ी अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने नहीं देगा, क्योंकि बुद्धिस्ट एंशिएंट ट्री उनके किसी भी क्लैन मेंबर को 2 शेंग लेवल पर पहुंचा सकता है और उनके क्लैन में 1 और 2 शेंग लेवल का एक्सपर्ट अपीयर हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह की अपॉर्चुनिटी को जाने देगा। लेकिन गाइस अभी शाओयन दिल में कहीं ना कहीं खुश भी था, क्योंकि अभी के लिए उसके साथ अपनी कायलिन, लिटिल फेरी डॉक्टर और किंगलिन भी थी। और शाओयन अभी के लिए इसलिए परेशान था कि अगर जी जूनियर की कायलिन से मुलाकात होगी तो शाओयन का क्या हाल होगा तब के टाइम। अब इसके साथ ही गाइस कायलिन और बाकी लिटिल फेरी डॉक्टर किंगलिन को बहुत सारे लोग देखते हैं और उनमें से कुछ लोग तो बहुत बुरी नजर से भी देख रहे थे इन लोगों को, जिसकी वजह से गाइस अपनी कायलिन को काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। लेकिन गाइस क्या कर सकते हैं, इन लोगों को मार तो नहीं सकते थे वहां पर, क्योंकि वो भी तो ग्रुप में थे। शाओयन जैसे उस स्टेज पर उतरता है और आगे बढ़ता है तो गाइस वहां पर पहले तो सारे वीक लोग थे, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते शाओयन को वहां बहुत सारे स्ट्रॉन्ग ओवरऑल्स का महसूस होना शुरू हो जाता है। और इसके साथ ही गाइस एक बड़ी सी सामने स्टेज थी जहां पर बहुत ज्यादा लोग बैठे हुए थे और उन लोगों को देखने के बाद शाओयन अभी के लिए बहुत ज्यादा खुश भी हो गया था, क्योंकि ये सारे के सारे फेमिलियर फिगर थे और उनमें से एक फेमिलियर फिगर एक बड़ी प्यारी लड़की सामने एक स्टेज पर अपनी आंखें बंद करके बैठी हुई थी। और और इन लोगों को देखने के बाद अपना शाओयन सबसे कहता है कि चलो पहले अपने जानने वालों को तो जाकर
मिलने। अब गाइस इधर अपना शौयन अपनी जूनियर से जाकर मिलने वाला था, लेकिन इससे पहले कि शौयन का पाँव उठाता पीछे से आवाज आती है कि ये जगह वो नहीं जहां तुम आकर रैंडमली आ जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। और गाइस अभी शौयन थोड़ा सा चौंक जाता है, और क्योंकि ये बंदी और कोई नहीं फैंग किंगर थी हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब से, जिससे शौयन के पहले भी 2 बार फड्डे हो चुके हैं। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी वो जाकर देख लें, प्लेलिस्ट में मौजूद है। अब इसके साथ ही गाइस ये बात सुनने के बाद अभी के लिए वो जो ग्रीन क्लॉथ लेडी सामने स्टोन स्टेज पर बैठी हुई थी उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो सामने देखती है अपने शौयन को, और शौयन को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और हैरान भी। और अभी के लिए वो खुश होते हुए कहती है कि शौयन। लेकिन गाइस वो जो बगू क्लैन का बाकी ग्रुप था वो अभी के लिए फैंगिंग कर की बात सुनने के बाद शौयन को देखता है और बहुत ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं कि ये लड़का शौयन, वाह क्या बात है, लगता है कि इसने हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब को भी नहीं बख्शा, इसने उनसे भी पंगे फड्डे करके रखे हुए हैं। और गाइस ये बंदा और कोई नहीं अभी के लिए गू क्लैन का ब्लैक सबमर्ल्ड आर्मी का वो उन 4 डेविल जनरल में से एक जनरल था जो कि था गू हुआ, और ये बंदा शौयन के साथ उस हेवनली टोम के अंदर भी गया था। अब इधर फैंग किंगर का शौयन को इस तरह से बुलाने की वजह से जी जूनियर को फैंग किंगर पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि ये अपनी औकात लगता है भूल गए हैं हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब वाले। लेकिन गाइस इसके साथ ही गोया अभी के लिए उसे रोक देता है और कहता है कि अभी सब्र करो। लेकिन गाइस इसके साथ ही हमारा सीन शूट होता है अपने शौयन पर, और अपना शौयन उस फैंग किंगर को देखता है और फिर अपने ग्रुप यानी कि काइलिन, लिटिल फेरी डॉक्टर और ली किंग लिन से अभी के लिए कहता है कि इसकी बकवास ना सुनो, ये लड़की ऐसे ही बड़बोली है, चलो यहाँ से चलते हैं। अब गाइस फैंग किंगर जो कि हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब से थी और उसकी स्ट्रेंथ अभी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि उसने एंशिएंट डीमन फोनिक्स का एसेंस ब्लड उसको रिफाइन कर लिया था, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। जैसे शौयन ने इनहेरिटेंस ली थी उसने भी वैसे ही अपने एंसेस्टर की इनहेरिटेंस ली थी, और उसकी स्ट्रेंथ 2 जून क्लास के 9 स्टार की 6 पीक पर पहुंच चुकी थी, और अभी के लिए वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी गाइज। और शौयन को भी उसका ऑरा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था, मगर फिर भी शौयन उसे इग्नोर कर देता है और ये चीज उससे बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं होती उस लड़की से, और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है अभी के लिए शौयन पर। और शौयन पर एक कलरफुल दाव की पिलर से अटैक कर देती है, मगर अपना शौयन उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो अपने हाथ के एक इशारे से उस दाव की पिलर को 2 हिस्सों में काट कर अभी के लिए साइडों पर फेंक देता है। अब अपना अटैक खाली जाता देखकर फैंग किंगर को और भी ज्यादा तप चढ़ती है और गाइस वो अपना सारा ऑरा अनलीश कर देती है, जिसकी वजह से गाइस शौयन कहता है कि ये तो एंशिएंट हेवन डीमन फोनिक्स का एंशिएंट ऑरा है जो कि हजारों साल पहले इस दाव की कॉन्टिनेंट में अपीयर हुआ होगा। और अभी के लिए गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि शौयन सोच में पड़ गया था कि कहीं ये कि जब मैं दाओशंग रिमेन्स में इस लड़की से मिला था तो वहां पर जब जीएन को वो एंशिएंट हेवन डीमन फोनिक्स और ड्रैगन एम्परर फ्रूट मिला था, तो उसे ले लेने के बाद वहां पर 2 बड़े बड़े स्केल्टन्स थे, एक था एंशिएंट हेवन डीमन फोनिक्स का स्केल्टन और दूसरा था एंशिएंट वर्ड ड्रैगन का स्केल्टन। और उनमें से लगता है कि हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब वालों ने वो जो हेवन डीमन फोनिक्स का जो स्केल्टन था वो ले गए थे, और मे भी उसका यूज करके इस फैंग किंगर की स्ट्रेंथ अभी के लिए बड़ी हो। जिसके साथ ही गाइस फैंग किंगर चलाते हुए शौयन से कहती है कि शौयन जो पेन तुम्हारी वजह से मुझे और मेरे साथियों को मिली अभी के लिए मैं उसके बदले में तुम्हारी जान ले लूंगी। तो गाइस अभी के लिए मैं बता दूं कि ये किस पेन की बात कर रही थी। दरअसल गाइस उस दाओशंग क्लास के एक्सपर्ट के एंशिएंट रिमेन्स में जब शौयन, जीएन और बाकी के लोगों ने वो जो ड्रैगन फोनिक्स रीजन फ्रूट हासिल कर लिया था तो वो वहां से निकल गए थे, और इसके बदले में फिर ये जो फैंग किंगर थी ये लोग भी यानी कि हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब के जो लोग थे ये भी खाली हाथ वहां से जा नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने वो जो अपने एंशिएंट हेवन डीमन फोनिक्स का जो स्केल्टन था वो वापस अपने ट्राइब में ले गए। उसका इतना कोई यूज तो नहीं था, लेकिन उनके एल्डर्स ने हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब के सीनियर एल्डर्स ने इन लोगों को खाली हाथ लौटने पर सजा दी थी, जिस पर गाइस वो जो एंशिएंट बोन्स थी वो फोर्सफुली इनकी बॉडी की हड्डियों से चेंज होने वाली थी। और गाइस ये प्रोसेस काफी ज्यादा पेनफुल था। अब खुद ही अंदाजा लगा लो कि आप लोगों के जिस्म की हड्डियां निकाल कर उसकी जगह दूसरी हड्डियां लगाई जाए तो आप लोगों को क्या एहसास होगा। लेकिन गाइस बात है यहाँ पर फैंग किंगर की, दरअसल ये जो बोन्स उनकी बॉडीज में ट्रांसप्लांट होने वाली थी ये सभी की सभी बोन्स इनमें एक अजीब किस्म का मैरो था। अगर ये सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट हो जाती हैं तो तब के टाइम इन लोगों की स्ट्रेंथ और ब्लड लाइन एक्टिवेट हो जाएगी, यही वजह थी। और पूरे 10 लोगों की हड्डियां इस तरह से चेंज होनी थी, उन 10 में से 8 लोग मारे गए
इस पेन की वजह से बाकी जो 2 बचे उनमें से थी एक फैंग किंगर और दूसरा एक लड़का था, वो भी हेवन डीमन फोनिक्स टाइप से था। तो गाइस ये सारी बातें सुनने के बाद शाओयन के पीछे काइलिन, लिटिल फ्री डॉक्टर और बाकी के लोग अभी के लिए अपनी धौकी अनलिश कर देते हैं और वो रेडी हो जाते हैं किसी भी किस्म के अटैक के लिए। लेकिन इसके साथ ही वहाँ पर एक व्हाइट रोब पर्सन अपीयर हो जाता है और ये एक लड़का था हेवन डीमन फोनिक्स टाइप का, जो कि फैंग किंगर के साथ ही उस टेस्ट में बच गया था। अभी के लिए वो वहाँ पर आता है और हंसते हुए कहता है कि तो शाओयन तुम हो, अभी के लिए फैंग किंगर से तुम्हें अकेले को निपटना चाहिए, तुम्हारे इस ग्रुप को तुम्हारी हेल्प नहीं करनी चाहिए, सब में तुम्हें 1-on-1 फाइट करनी चाहिए क्योंकि तुम्हारा ग्रुप अगर इसमें इंटर्न करेगा तो हार ही जाएगा। अब इसके साथ ही गाइस वहाँ पर एक आवाज़ आती है और वो उससे कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, बल्कि मुझे लगता है कि इस फाइट में तुम्हारा ग्रुप हारने वाला है अगर तुम सबके सब अटैक करने वाले हो। जिसके साथ ही गाइस वहाँ पर वो बंदा उस बंदे को देखता है जिसकी आवाज़ आई थी और कहता है कि गो किंग यांग, तुम और तुम्हारे लोग मेरे इस मैटर में इंटरफेयर करने के लिए तैयार हो। जिसके साथ ही आगे से गो किंग यांग कहता है कि हाँ, अभी के लिए अगर बात 1-on-1 फाइट की हो तो ठीक है, लेकिन तुम हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब वाले अपने नंबर ज्यादा होने की वजह से दूसरों को बुली करना जानते हो। जिसके साथ ही गाइस आगे से वो जो बंदा था जो कि हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब से था और उसकी आंखें अभी के लिए चमकीली थी, वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है और इसके साथ ही शाओयन की नजर जी जूनियर पर पड़ती है जो कि शाओयन को देखकर बड़ी ही प्यारी सी स्माइल कर रही थी। और अभी के लिए गाइस यहाँ पर तो बम धमाके बाद में फूटने हैं क्योंकि यहाँ पर अपनी काइलिन भी आई हुई है, यानी कि क्वीन मेडुसा। अब इसके साथ ही गाइस अभी के लिए वो जो बंदा था जो कि हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब से था, वो फैंग किंगर की तरफ देखकर कहता है कि अगर ये बात है तो चलो फैंग किंगर अभी के लिए अपनी स्किल्स इन्हें दिखा दो। और वो अभी के लिए उसे कह रहा था कि चलो सिंगल मैच के लिए तैयार हो जाओ शाओयन के साथ। जिसके साथ ही गाइस फैंग किंगर हाँ में सर लाते हुए आगे बढ़ती है और ग्रुप्स में फाइट ना हो इसलिए वो अभी के लिए शाओयन को अकेले को चैलेंज करती है और कहती है कि शाओयन क्या तुम्हें हिम्मत है कि आगे बढ़कर मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर सको। जिसके साथ ही शाओयन स्माइल करना शुरू कर देता है और अपने हाथ फैलाकर, और उसे थोड़ा बहुत गुस्सा भी आ रहा था इस लड़की पर क्योंकि गाइस इस जगह पर वो सिर्फ बुद्धिस्ट एंशिएंट ट्री के लिए आया है, ना कि किसी भी एक्सपर्ट से फड्डा लेने के लिए। लेकिन ये लोग जानबूझकर उससे पंगा ले रहे हैं जिसका शाओयन से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। अब इसके साथ ही शाओयन कहता है कि ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। जिसके साथ ही फैंग किंगर लड़ाई के लिए तैयार हो जाती है और अभी गाइस फैंग किंगर बहुत ज्यादा उछल कूद रही थी कि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है, मगर उसे क्या पता कि शाओयन के सामने वो चूंटी के सिवा कुछ भी नहीं और शाओयन को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी ही क्यों ना बढ़ गई हो। अब शाओयन बड़े ही एटीट्यूड के साथ फैंग किंगर की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जिसके साथ ही फैंग किंगर आगे बढ़कर अभी के लिए शाओयन पर चारों तरफ से अटैक कर देती है और ये बड़े बड़े ब्लेड्स थे जो कि शाओयन को हर तरफ से घेर लेते हैं, मगर शाओयन वहां पर ही नहीं रुकता। वो अपनी हेवनली फ्लेम अपनी बॉडी से निकालकर उन सभी के सभी ब्लेड्स को जलाकर राख कर देता है और इस अटैक को खत्म कर देने के बाद शाओयन फैंग किंगर का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ये पुरानी वाली ओल्ड ट्रिक है तुम्हारी और माना कि तुम्हारी स्ट्रेंथ अभी के लिए बढ़ चुकी है, मगर तुम इसको कंट्रोल करने के काबिल बिल्कुल भी नहीं हो। तुम इस बेकारी की तरह हो जो ट्रेशर्स की खातिर इधर उधर भीख मांगता फिरता है। और ये सुनकर गाइस फैंग किंगर की प्राइडफुल सेल्फ ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकती थी, अपनी बेइज्जती होता वो भी सब लोगों के सामने। अब इसके साथ ही वो एक और पावरफुल अटैक शाओयन पर कर देती है जो कि थी हेवन फोनिक्स शैडो। इसके साथ ही फैंग किंगर की बॉडी से बहुत सारी दौकी निकलकर आसमान में एक बड़ा सा हेवन डीमन फोनिक्स बना लेती है और ये वही एंशिएंट हेवन डीमन फोनिक्स का शैडो है गाइस। और ये स्ट्रेंथ इसकी काफी ज्यादा ओवरबेयरिंग थी और शाओयन इसे देखकर फाइनली शाओयन के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, आसपास के लोग भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और फैंग किंगर अभी के लिए हैप्पी होते हुए शाओयन से कहती है कि मरो अभी के लिए। जिसके साथ ही शाओयन अभी के लिए आगे से हिलता भी नहीं है वहां से क्योंकि उसे पता था कि ये अटैक वो डॉज नहीं कर सकता और वो एक स्माइल कर रहा था। और इसके साथ ही वो कहता है कि ये तुम्हारी फिर भी वही पुरानी वाली ओल्ड ट्रिक है। और इसके साथ ही शाओयन की बॉडी से गोल्डन कलर की लाइट बाहर निकलना शुरू हो जाती है और गाइस ये जो गोल्डन लाइट थी इतनी ज्यादा तेज थी कि कोई भी एक्सपर्ट वहां पर इस गोल्डन लाइट की वजह से कुछ भी नहीं देख पाता। लेकिन अभी के लिए फैंग किंगर इतना देख पाती है कि उसका जो बड़ा सा हेवन डीमन फोनिक्स था वो सीधा जाकर शाओयन से टकरा जाता है और वहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी की फ्लक्चुएशन होती है और बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे कि आसपास की स्पेस ही फट के रह जाती है। और गाइस इस अटैक के प्रेशर की वजह से आसपास के लोग भी 4-4 कदम पीछे जाकर गिर जाते हैं और अभी के लिए वो सभी के सभी कहते हैं कि ये लड़का बहुत ज्यादा एरोगेंट था, लगता है कि ये मर गया क्योंकि ये इस तरह के अटैक के सामने ऐसे कैसे खड़ा हो सकता है, इसे क्या अपनी जान की जरा भी परवाह नहीं। अब इसके साथ ही गाइस वहाँ जहाँ बहुत ज्यादा डस्ट थी उस अटैक की जगह पर अभी के लिए वहाँ गोल्डन लाइट आसमान में शूट होती है और एक लियोनरी फिगर फैंग किंगर के सामने आकर अपीयर हो जाता है बड़ी ही स्पीड के साथ, जो देखकर फैंग किंगर कहती है कि तुम। इसके साथ ही अपना शाओयन गाइस कुछ भी आगे से नहीं कहता और बड़े ही कोल्ड फेस के साथ
ऐसे था जैसे वो बहुत ज़्यादा पक गया हो इस लड़की से, और एक जोरदार झापड़ फैंग किंगर के बूथे पे दे मारता है, जिससे कि फैंग किंगर 100 फीट से भी ज़्यादा दूर जाकर गिरती है और बेहोश हो जाती है, और उसके मुंह से भी के लिए खून निकल रहा था और बिल्कुल बेसुध होकर ज़मीन पर गिरी हुई थी वो। और फैंग किंगर को थप्पड़ मारने के बाद ये पहली बार था गाइस कि शाओयन ने किसी औरत को थप्पड़ मारा हो। और अभी के लिए वो कहता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ मुझे नहीं पता कि कहाँ से आई है, मुझे बस इतना पता है कि ये स्ट्रेंथ तुम्हारी नहीं, तुमने किसी अनऑर्थोडॉक्स मेथड का यूज करके अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाया है। क्योंकि गाइस स्ट्रेंथ वही अच्छी होती है जो आपने अपनी ट्रेनिंग से हासिल की हो। जब शाओयन ने शाओ शुआन की इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट किया था तो अपने शाओयन ने अपने ऑरा को और स्ट्रेंथ को सप्रेस कर लिया था। आप लोगों को तो याद ही होगा शाओयन ने शाओ शुआन की जो स्ट्रेंथ थी उस पर रिलाई करते हुए 2 जून क्लास के 9 स्टार का ब्रेक थ्रू नहीं था किया, बल्कि शाओयन ने अपने ऑरा को सप्रेस करते हुए 2 जून क्लास के 6, 7, 8 स्टार तक चला गया था। और फिर बाद में शाओयन ने अपनी ट्रेनिंग पर रिलाई करते हुए 2 जून क्लास की पीक तक गया है गाइज। और अभी ये जो फैंग किंगर है इसने तो अपने एंसेस्टर की इनहेरिटेंस को जब एक्सेप्ट किया तो इसने अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के चक्करों में 2 जून क्लास के 9 स्टार की पीक तक चलेगी। और ये एक अनऑर्थोडॉक्स मेथड था और आने वाले टाइम में इसकी फ्यूचर अचीवमेंट्स बहुत ज्यादा कम रह जाएंगी। ये 2 शेंग क्लास का ब्रेक थ्रू बहुत ही मुश्किल से कर पाएगी, या तो ऐसा होगा ये कर ही नहीं पाएगी। अब गाइज वहाँ पर बहुत सारे लोग ये चीज देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे और वो कहते हैं कि ये लड़का ये बहुत ज्यादा रूथलेस है, इवन कि इसने इतनी प्यारी लड़की को इस तरह से थप्पड़ मार दिया। अगर मैं होता तो मैं सीक्रेटली इस लड़की को पनिश करता, मैं इतने सारे लोगों के सामने ऐसा कभी भी ना करता। लेकिन गाइज अपना शाओयन है तो शाओयन ही, वो खास तौर पर एनीमे पर कोई भी ध्यान नहीं करता। अगर यहाँ पर कोई बंदा होता तो शाओयन उसे जान से ही मार देता। अभी के लिए ये लड़की तो खुशकिस्मत है कि जो बच गई शाओयन के हाथों। अब हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब के बाकी के लोग अभी के लिए शाओयन पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं, मगर वो लड़का जो कि उन सबका लीडर था वो अभी के लिए कहता है कि रुक जाओ और किंगर को यहाँ से उठाओ क्योंकि किंगर वीक है और यहाँ से ले चलो। जिसके साथ ही गाइस वो लड़का भी के लिए शाओयन की तरफ देखता है और कहता है कि तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो। जिसके साथ ही अपना शाओयन उस बंदे को देखकर बड़े ही कोल्ड एटीट्यूड से उसे कहता है कि अगर नेक्स्ट टाइम तुम मेरी स्ट्रेंथ को प्रूव करना चाहो या जानना चाहो तो खुद आकर मुझसे फाइट कर लेना, किसी औरत के पीछे छुपकर उसे आगे कभी भी ना करना, बेशर्म कहीं के। अब इसके साथ ही गाइस आगे से वो बंदा कहता है कि हाँ मुझे अपना लेसन लर्न हो गया है और अभी के लिए नेक्स्ट टाइम जब मैं तुमसे मिलूंगा तो मैं पर्सनली तुमसे फाइट करूंगा। जिस पर शाओयन कहता है कि कोई दिक्कत नहीं, तुम आ जाना अपना शौक पूरा करने। अब इधर शाओयन उन सबको इग्नोर करता हुआ काइलिन, लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी अपने ग्रुप को लेकर सीधा गो क्लैन के लोगों के पास चला जाता है। और अभी के लिए गाइस गो किंग युआन शाओयन को देखते ही गाइस शाओयन से कहता है कि वाह क्या बात है, तुम तो बड़े रुथलेस निकले यार, तुमने तो लड़की को भी नहीं छोड़ा, तुमने तो उसे भी थप्पड़ दे मारा। जिस पर शाओयन बेचारा चुप होकर रह जाता है और वो अभी के लिए काफी ज्यादा हेल्पलेस था, वो क्या कहता आगे से। और वो बेचारा ग्रीट करता है गो किंग युआन को और जी जूनियर की तरफ देखकर एक बड़ी प्यारी सी स्माइल कर देता है। जिसके साथ ही जी जूनियर आगे बढ़कर कहते हैं कि शाओयन तुम ठीक तो हो ना, वैसे तुम बहुत ज्यादा लेट हो। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए शाओयन से नजर हटकर अपनी जी जूनियर की नजर पड़ती है सीधा काइलिन पर, यानी कि अपनी क्वीन मेडुसा पर। लेकिन अपनी प्यारी जी जूनियर वो जरा सा भी जेलस नहीं हो। वो अभी के लिए शाओयन से कहती है कि शाओयन ये जरूर ओल्डर सिस्टर काइलिन ही होंगी ना। सिस्टर काइलिन, मैंने आपके बारे में शाओयन के मुंह से कई बार सुना है। जिसके साथ ही गाइस काइलिन ये बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान भी होती है, क्योंकि काइलिन ने भी शाओयन के बड़े भाई शाओ डिंग के मुंह से जी जूनियर के बारे में जामा एम्पायर में बहुत कुछ सुना था और उसे पता था कि ये जो लड़की जी जूनियर है शाओयन की बचपन की लवर है। और उस ब्लैक कॉर्नर रीजन के मैग्मा वर्ल्ड में अगर वो इंसिडेंट शाओयन के साथ क्वीन मेडुसा का ना हुआ होता तो आज क्वीन मेडुसा तीसरी पार्टी के तौर पर इन दोनों की लव स्टोरी में ना एंटर हुई होती। मगर अभी के लिए काइलिन दिल्ली दिन में काफी ज्यादा गिल्ट भी महसूस कर रही थी और वो समझ रही थी कि अभी के लिए वो थर्ड पार्टी के तौर पर इनके रिलेशनशिप में एंटर हो गई है। शाओयन और जी जूनियर के दरमियान उसे नहीं था होना चाहिए। लेकिन गाइस अभी के लिए ये जो एम्बैरेसिंग पोजीशन है, काइलिन इससे काफी ज्यादा अनईजी भी थी, मगर वो जी जूनियर के बात पर बड़ी ही जेंटली और बड़ी पोलाइटली आगे से हाँ में सर ला देती है। और अभी के लिए गाइस जी जूनियर के इंप्रेशन काइलिन पर बहुत ही ज्यादा अच्छा गुजरा था और वो उसे अच्छा समझती भी थी। अब गूगलैंड के बहुत सारे लोग अभी के लिए शाओयन की तरफ देखना शुरू हो जाते हैं और वो सारी बातें समझ आते हैं और वो अभी के लिए कहते हैं कि ये शाओयन लड़का कितना हरामी है, लगता है कि ये दो वोमेन को एंजॉय करना चाहता है। और वहां पर तुम्हारे और मेरे जैसे लोग ये भी कह रहे थे कि चलो छोड़ दो कि जी जूनियर शाओयन को पसंद करती है, लेकिन इस शाओयन के प्लान तो बहुत ज्यादा वबाल के हैं। ये एक टाइम में दो ब्यूटीज को एंजॉय करना ये काफी गुड रहेगा ना। अब इसके
साथ ही जी जूनियर की नजरें पड़ती हैं नालन जनरल पर, जो कि जी जूनियर के साथ खड़ी थी। और अभी के लिए गाइस नालन जनरल भी जी जूनियर को गौर से देखना शुरू हो जाती है और उसके दिल में अजीब सी फीलिंग उठना शुरू हो जाती है। नालन जनरल जब पहली बार जी जूनियर से मिली थी तो तब वो शाओ क्लैन के अंदर आई थी शाओयन से वेडिंग तोड़ने के लिए, और तब के टाइम जाते समय जी जूनियर जो कि एक कॉर्नर में बैठी हुई थी तो उसने नालन जनरल से कहा था कि मिस नालन जनरल, आने वाले टाइम में तुम अपने इस फैसले पर बहुत ज्यादा रिग्रेट करोगी। तो गाइस अभी के लिए नालन जनरल और भी ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है, और शायद ये रिग्रेट उसी एक्शंस का था। अगर 10 साल पहले वो इस तरह का फैसला ना करती तो आज वो शाओयन की बीवी होती, और शाओयन आज इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता और जाना माना एक्सपर्ट भी है अपना शाओयन। लेकिन गाइस क्या हो, जब चिड़िया चुग्गी खेत, अभी के लिए वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा थी। और इसके साथ ही जी जूनियर शाओयन की तरफ देखती है और कहती है कि शाओयन जरूर तुम बुद्धिस्ट एंशिएंट ट्री के लिए ही यहाँ पर आए होगे, और अभी के लिए जी जूनियर स्माइल कर देती है, जिस पर अपना शाओयन हाँ में सर ला देता है। अब इसके साथ ही गाइस अभी के लिए जी जूनियर शाओयन को बताती है तो फिर नॉर्थर्न रीजन की तरफ बढ़ना होगा हमें, वहां पर है वो बुद्धिस्ट एंशिएंट ट्री। और अभी के लिए गाइस शाओयन भी कहता है कि अच्छा, लेकिन ये जो बाहर खड़े लोग हैं इनकी बॉडी पर इतना सारा ब्लड क्यों है। जिसके साथ ही जी जूनियर बताती है कि आगे डीपेस्ट रीजन में बहुत ज्यादा फेरोशियस बीस्ट हैं, उनके नंबर्स गिनत हैं और वो बहुत ही ज्यादा हैं, वो मारने से भी नहीं मरेंगे। हमें उन बड़ी बड़ी बीस्ट टाइट्स को और उनके लश्कर को और उनके बड़ी सी आर्मी को तोड़कर आगे निकलना होगा बुद्धिस्ट एंशिएंट ट्री के पास। और अभी के यहाँ पर हून क्लैन का एक लड़का है जो उसने के हमें वक्ती तौर पर अलायंस बनाने का एक मशवरा दिया है। जिसके साथ ही शाओयन उस तरफ देखना शुरू हो जाता है जहाँ पर वो हून क्लैन का बंदा खड़ा था, और ये और कोई नहीं, इसका नाम था होंजिया, और ये ऊपर से बहुत ही ज्यादा जेंटल और बहुत ज्यादा पोलाइट बंदा लगता था, मगर अंदर से गाइस शाओयन समझता था कि ये बंदा इतना भी ज्यादा जेंटल और पोलाइट नहीं होगा, ये तो है तो हून क्लैन का खून ही, कमीने का खून कमीना ही होता है। और अभी के लिए गाइस शाओयन को जी जूनियर कहती है कि इस बंदे से बस बचकर रहना, ये किसी भी टाइम स्नीक अटैक कर सकता है। माना कि ये ऊपर से बहुत अच्छा है मगर अंदर से इसकी बोन्स में उतनी ही ज्यादा कोल्डनेस और उतनी ही ज्यादा डार्कनेस है। इसके साथ ही गाइस ये सारे के सारे लोग आपस में डिस्कशन करना स्टार्ट कर देते हैं कि इन सब का एम बुद्धिस्ट एंशिएंट ट्री है, और इन सबको मिलकर उन बड़े से मैजिकल बीस्ट की आर्मी को तोड़ते हुए, उनके डिफेंसेस को तोड़, उनकी बड़ी सी टाइड को और वेव्स को तोड़ते हुए आगे निकलना है, उस ट्री के पास जाना है। उस ट्री के पास ये मैजिकल बीस्ट नहीं जाते, तो अभी के लिए रास्ते में जो ऑब्स्टेकल थी वो सिर्फ मैजिकल बीस्ट थे गाइज, और ये सब मिलकर ही उन मैजिकल बीस्ट का मुकाबला कर सकते थे। इसलिए भक्ति तौर पर इनको एक दूसरे का साथ देना होगा, कोई भी एक दूसरे को ऑर्डर नहीं देगा, जिस पर से गाइज सभी के लोग एग्री हो जाते हैं। और अभी के लिए गाइज वहां पर हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब का वो जो लड़का था वो कहता है कि ब्रदर होंजियो, अभी के लिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हम हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब वाले आपकी कंपनी को काफी ज्यादा एंजॉय करेंगे, हम आपके फ्रेंड बनना चाहते हैं। जिसके साथ ही गाइज आगे से वो कहता है कि अगर ये बात है तो ब्रदर जी फैंग ठीक है। अब गाइज इसके साथ ही वहां पर 100 से भी ज्यादा दोजून क्लास के एक्सपर्ट्स थे जो कि गाइज अभी के लिए उस डीपेस्ट रीजन की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, और शाओयन का ग्रुप भी अभी के लिए उनके दरमियान में था। और ना ही शाओयन ने अभी के लिए फ्रंट लाइन को चूज किया था, क्योंकि हुंजा और हेवन डीमन फोनिक्स टाइप का जो ग्रुप था वो भी पीछे पीछे था, क्योंकि उन लोगों को अच्छे से पता था कि फ्रंट पर रहते हुए जब वो बड़े बड़े मैजिकल बीस्ट से फाइट करेंगे तो वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे और मे भी मारे भी जा सकते हैं। इसलिए गाइज ये जो डिफेंस की लेयर थी शाओयन ने सबसे पीछे रहना ही चूज किया। अभी के लिए गाइज रास्ते में जाते हैं ये लोग तो आगे उन पर बहुत सारे मैजिकल बीस्ट हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके साथ ही ये सारे लोग एक एक करके मैजिकल बीस्ट को मारे जा रहे थे। अभी के लिए वो मैजिकल बीस्ट सोचने समझने की शक्ति से बिल्कुल परे थे, अभी के लिए वो अटैक पे अटैक किए जा रहे थे और ये लोग मारे जा रहे थे उन लोगों को। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते बढ़ते और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिकल बीस्ट आना शुरू हो जाते हैं, और अभी के लिए गाइज 2 जून क्लास के 4 या 5 स्टार के मैजिकल बीस्ट तो आम थे वहां पर, वो तो बहुत ही ज्यादा थे, और उनको मारते मारते जो फ्रंट लाइन के एक्सपर्ट थे वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता मारे जाते हैं, और बहुत सारे मैजिकल बीस्ट उन लोगों को कच्चा चबाना शुरू हो जाते हैं। और ये देखकर शाओयन जब देखते हैं कि हुंजा और हुंजा का ग्रुप अभी के लिए फ्रंट लाइन पर गया था लेकिन वो वहां से डिसअपीयर हैं, तो शाओयन समझ जाता है कि ये कमीना दूसरों को यूज करके अभी के लिए उस एंशिएंट ट्री पर जाना चाहता है। लेकिन गाइस शाओयन भी इतना बच्चा थोड़ी था, वो भी पीछे पीछे ही रहता है, और अभी के लिए रास्ते में बहुत सारे मैजिकल बीस्ट से फाइट करते करते वो बहुत ही कम लोग बचते हैं। लेकिन गाइज ये जो हुंजा था अभी के लिए इनकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा थी, 100 मीटर के रेडियस के इर्द गिर्द कोई भी मैजिकल बीस्ट उनके पास नहीं आ पा रहा था, और ये किसी स्ट्रेंज सी एनर्जी का यूज़ कर रहे थे और बहुत सारी सोल्स का भी। अभी के लिए गाइज अपना शाओयन अपनी हेवनली फ्लेम से एक बड़ा सा ड्रैगन बना लेता है जो कि सारे के मैजिकल बीस्ट को मारे जा रहा था। अब तो 2 जून क्लास के 9 स्टार के मैजिकल बीस्ट भी वहाँ पर आ रहे थे,
लेकिन शाओजिन का ये ड्रैगन उनको एक एक अटैक में ही निपटा कर दूर फेंके जा रहा था। अभी के लिए गाइस अपने शाओजिन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी इस सब की वजह से, लेकिन वो एनर्जी रिकवरी पिल खाए जा रहा था साथ साथ और अपने ग्रुप के लोगों को भी दिए जा रहा था। और जी जूनियर ने तो एक दो बार शाओजिन की जान भी बचाई और शाओजिन ने गो किंग युआन की। इसी तरह ये आपस में कोऑपरेट करके जा रहे थे और काइल एंड लिटिल फी डॉक्टर जी जूनियर बैग से अपने ग्रुप को बचा रहे थे मैजिकल बीस्ट से। अभी के लिए मैजिकल बीस्ट ने हर तरफ से शाओजिन के ग्रुप, होंजा और होंजा के ग्रुप और हेवन डीमन फोनिक्स टाइप के ग्रुप्स को घेर लिया था, मगर ये लोग बिना रुके आगे बढ़े थे। अब इसके साथ ही गाइस शाओजिन देखता है कि होंजा और होंजा का ग्रुप वहां से डिसअपीयर हो गया है, जिसकी वजह से शाओजिन अभी के लिए परेशान तो होता है, मगर जी जूनियर भी साथ ही परेशान हो गई थी। मगर अगले ही पल में शाओजिन समझ जाता है कि क्या बात है और वो कहता है कि लगता है कि वो लोग यहाँ से निकल गए हैं। अभी के लिए लगता है कि ये बीस्ट टाइड खत्म होने वाली है, बिल्कुल सब्र करो। इसके साथ ही गाइस उन सबके सामने एक बड़ा सा ब्लैक कलर का मैजिकल बीस्ट अपीयर हो जाता है। उसकी बॉडी बिल्कुल मेटल लाइक थी, लेकिन अपना शाओजिन कहाँ रुकने वाला था, ये सब मिलकर उस पर अटैक कर देते हैं और उसे दूर फेंककर अभी के लिए उस बीस्ट टाइड को तोड़ते हुए आगे निकल जाते हैं बड़े से प्लेन्स में। वहां पर गाइस चटियल मैदान थे, वहां पर गाइस सीधे सीधे मैदान थे, कोई पहाड़ी इलाका नहीं था। और ये चीज देखकर शाओजिन कहता है कि क्या हम वो बीस्ट टाइड तोड़कर आगे हैं। और गाइस इसके साथ ही शाओजिन पीछे देखते हैं तो बहुत सारे मैजिकल बीस्ट एक सर्टेन एरिया से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे और अभी के लिए वो दूर से ही गुर्रा रहे थे, जैसे कि उनके हाथों से शिकार निकल गया हो। अब इसके साथ ही शाओजिन अपने सामने देखता है तो एक बड़ा सा ट्री आसमान से बातें कर रहा था और ऐसे लग रहा था कि पूरा आसमान इस ट्री ने संभाला हो, ये ट्री किसी पिलर की तरह हो। अब इसके साथ ही शाओजिन कहता है कि क्या ये वही बुद्धिस्ट एंशिएंट ट्री है। और अभी के लिए गाइस इस एंशिएंट ट्री के इर्द गिर्द बहुत ज्यादा ओल्ड हो रहा, हर तरफ से घूमे जा रहा था और ये कोई एंशिएंट हो रहा था। साथ ही गाइस इस बुद्धिस्ट एंशिएंट ट्री को देखने के बाद सभी के लोग बहुत ज्यादा हैरान थे और अभी के लिए ये लोग कहते हैं कि वो हुंजा और हुंजा का ग्रुप उस ट्री के बहुत ज्यादा करीब जा चुके हैं, हमें जल्दी जाना चाहिए, कहीं देर ना हो जाए। जिसके साथ ही शाओजिन और शाओजिन का ग्रुप भी उस तरफ जाना स्टार्ट हो जाते हैं और अभी के लिए गाइस वो भी बुद्धिस्ट एंशिएंट ट्री के बहुत ज्यादा करीब हो गए थे और अभी के लिए वो कह रहे थे कि बुद्धिस्ट एंशिएंट ट्री इस दाओकी कॉन्टिनेंट के टॉप 3 ट्रेजर्स में से एक ट्रेजर है। और अभी के लिए ये बुद्धिस्ट एंशिएंट ट्री इतना ज्यादा कॉन्शियसनेस अपनी पोजेस नहीं करता, यानी कि इंटेलिजेंस, अगर इसके पास अपनी इंटेलिजेंस हो तो ये दाओकी कॉन्टिनेंट का बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग बीइंग होगा और इससे हर कोई डरा करेगा। लेकिन अभी के लिए ये किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता, बस ये अपना डिफेंस और अपने ऊपर अटैक करने वाले बंदे पर अटैक करना जानता है, बिना वजह ये किसी को उंगल नहीं करता। अभी जब इसके साथ ही गाइस वहां पर होंजा और हुंजा का ग्रुप भी वहां पर मिल जाता है शाओजिन को और इसके साथ ही वो हंसते हुए सभी के लोगों से कहता है कि अच्छा आप लोग यहाँ पर आएंगे, मैं आप लोगों का ही वेट कर रहा था और जो भी लोग यहाँ पर आए हैं वो बहुत ज्यादा क्वालिफाइड हैं, तो अभी के लिए क्यों ना हम फिर से एक बार मिलकर इस बुद्धिस्ट एंशिएंट ट्री की फॉर्मेशन के अंदर एंटर हो जाएं, क्योंकि अपनी अपनी स्ट्रेंथ के साथ कोई भी अकेला इसमें एंटर नहीं हो सकता। और गाइस अभी के लिए शाओजिन कोल्डली स्माइल करना शुरू हो जाता है इस बंदे की तरफ देखकर और कहता है कि ये कितना कमीना है, पहले भी इसने बहुत सारे एक्सपर्ट्स को अबंडन कर दिया जिन्होंने इसका साथ दिया और उन्हें मरने दिया और अभी के लिए फिर से ये अलायंस बनाने की बात कर रहा है और हम से मदद मांग रहा है ताकि ये हमें भी यूज करके हमें मार दे। और अभी के लिए गाइस वो हुंजा कह रहा था कि इस एंशिएंट ट्री को सरपास करना इतना भी ज्यादा इजी नहीं, क्योंकि अभी के लिए मेरे पास एक एंशिएंट स्क्रॉल है मेरे हून क्लैन के द्वारा दिया हुआ और इसमें बताया गया है कि हमारे हून क्लैन का एक एंसेस्टर था जो कि इस बुद्धिस्ट एंशिएंट ट्री के लिए आया था, लेकिन बदकिस्मती से कॉन्टेक्ट में बताया गया है कि वो गायब हो गया इस बुद्धिस्ट एंशिएंट ट्री के साथ ही और कभी भी नहीं मिला। अभी के लिए मुझे नहीं पता कि मेरे उस एंसेस्टर के साथ क्या हुआ था, जिसके साथ यैन भी काफी ज्यादा हैरान था। और अभी के लिए हुंजा बताता है कि मेरे उस एंसेस्टर की स्ट्रेंथ बैंगशेंग लेवल पर थी, जो देखकर शाओजिन और शाओजिन के लोगों का एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल जाते हैं और वो बहुत ज्यादा हैरान थे। अब इसके साथ ही गो किंग युआन अभी के लिए उस बंदे से कहता है कि तुम अभी के लिए आगे बढ़ना नहीं चाह रहे, वो इसलिए कि तुम डर रहे हो और तुम्हारी पैंट फट रही है क्योंकि तुम हम सबको साथ लेकर अंदर जाना चाहते हो। जिस पर गाइस वो हुंजा जो कि हॉल ऑफ सोल से था वो बिल्कुल डिनाई नहीं करता और हाँ में सारा ला देता है। इसके साथ ही गाइस अपना शाओजिन हम देखते हैं कि शाओजिन अपने लोगों को लेकर अभी के लिए उस एंशिएंट ट्री के बहुत ज्यादा पास जाना शुरू हो जाता है, मगर इसके साथ ही पीछे से किंग लिन कहती है कि यंग मास्टर अभी के लिए रुक जाओ, क्योंकि बुद्धिस्ट एंशिएंट ट्री के साथ कोई तो मसला जरूर है, ये जो एयर है ये क्लियर नहीं है और अभी के लिए ये जो हमें एंशिएंट ऑरा दिख रहा है जो कि काफी ज्यादा पॉजिटिव है, ये बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है, ये बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस के साथ
साथ बना हुआ है और भरा हुआ है। ये किसी ह्यूमंस के इमोशंस हैं, वो भी नेगेटिव। वो सुनने के बाद शौजन बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि गाइस किंग लिन कोई भी बात झूठ नहीं बोलती। उसके पास ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर पीपल आइज हैं, वो किसी भी चीज को इजीली देख पाती है। अभी के लिए गाइस शौजन भी थोड़ा बहुत परेशान हो जाता है ये चीज सुनने के बाद। अब इसके साथ ही शौजन की नजर पड़ती है उस बड़े से ट्री के एक ब्राइट स्पॉट पर जहां पर गाइस एक बड़ा सा दिल धड़क रहा था और अभी के लिए ये 10 फुट से भी ज्यादा बड़ा दिल था और ये एनर्जी से बना हुआ हार्ट था एक। और शौजन कहता है ये तो बुद्धिस्टा हार्ट लग रहा है मुझे। अब ये चीज सुनकर गाइस बहुत सारे एक्सपर्ट भी कहते हैं कि देखो बुद्धिस्टा हार्ट। और जैसे ही इन लोगों के मुंह से बुद्धिस्टा हार्ट निकलता है तो गाइस वो जो बड़ा सा ट्री जो कि आसमान के साथ लगा हुआ था उसकी ब्रांचेस बहुत बड़ी थी और बहुत ही बड़ा दरख्त था वो हिलना शुरू हो जाता है और उसमें से बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होना शुरू हो जाती है और 5 जगहों से स्पेस फट जाती है और वहां से 5 एक्सपर्ट्स बाहर निकल आते हैं। और गाइस इन 5 फिगर्स को देखने के बाद शौजन और शौजन के साथ बाकी सभी के लोगों की पैंटें गीली हो जाती हैं और वो कहते हैं कि ये पांचों तो अलाइड बैंगशैंग क्लास के एक्सपर्ट्स हैं। अब इसके साथ ही गाइस अभी के लिए शौजन कहता है कि ये 5 अलाइड बैंगशैंग क्लास के एक्सपर्ट्स हैं मगर ये एक्सपर्ट्स नहीं रहे, ये पिट्स चलते फिरते पपेट्स हैं, ये एंशिएंट ट्री के पपेट्स हैं। अब ये सब सुनने के बाद गाइस बाकी सभी लोगों के पसीने छूट जाते हैं और वो कहते हैं कि ये बैंगशैंग क्लास के एक्सपर्ट्स को पपेट बनाना किसी की बस की इतनी ज़्यादा आसान बात नहीं है। तो ये एंशिएंट ट्री आखिर कौन से लेवल पर पहुंच चुका है जो कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इसने 5 बैंगशैंग क्लास के एक्सपर्ट को इस हालत में ले आया। ये उधर गाइस होंजा की नज़र भी उन 5 पपेट्स पर पड़ती है और उनमें से एक एक्सपर्ट पर जब उसकी नज़र पड़ती है तो वो कहता है कि ये तो हमारे हून क्लैन का वही एंसेस्टर है जो कि बुद्धिस्ट एंशिएंट ट्री के साथ 10,000 साल पहले कहीं गायब हो गया था और ओल्ड टेक्स्ट में इसका सिर्फ जिक्र ही मिलता है। और अभी के लिए गाइस ये जो पपेट्स थे ये बिल्कुल ड्राई हो चुके थे, इनके अंदर ब्लड जरा सा भी नहीं था और ऐसे लगता था कि ये इन्हें हाथ भी लगाया जाए तो ये मिट्टी में मिल जाएंगे। अब इसके साथ ही गाइस गो किंग युआन कहता है कि हम अब इन लोगों के सामने क्या करें क्योंकि ये 5 एक्सपर्ट्स हैं वो भी बैंगशैंग क्लास के। तो आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें।